नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है रिश्ते। रीतू जी को आज काफ़ी थकावट सी महसूस हो रही थी। कुछ देर आराम करने के लिए अपने बिस्तर पर लेटी ही थी, तभी उनके दरवाजे की घंटी बजी, जिसे उन्हें फिर से अपने बिस्तर से उठना पड़ा और वह दरवाजे पर दरवाज़ा खोलने चली गई। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर एक पोस्टमैन एक लेटर लिए खड़ा हुआ था। रीतू जी वह चिट्ठियां लेकर अपने कमरे में वापस आई और उस चिट्ठी को बेड के पास ही एक टेबल पर रख दिया और फिर से सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन एक बार नींद टूटने के बाद फिर से नींद आना इतना आसान नहीं होता। रीतू जब दोबारा नींद नहीं आई तो वह उठकर बैठ गई और साइड में रखी हुई टेबल पर जो चिट्ठियां रखी हुई थी उनमें से उसने जब एक चिट्ठी को देखा तो उस पर उसका नाम और पता सभी कुछ लिखा हुआ था और चिट्ठी के एक कोने में भेजने वाले का नाम भी लिखा हुआ था। वह चिट्ठी सुशांत ने भेजी थी। जब से सुशांत अमेरिका गया था तब से उसने चिट्ठी लिखना तो दूर, एक फोन तक करना जरूरी नहीं समझा था। आज पहली बार उसकी यह चिट्ठी आई थी। अमेरिका जाकर उसने एक बार भी कभी अपनी माँ का हाल चाल तक नहीं पूछा था। इतने दिनों के बाद बेटे को माँ की याद कैसे आ गई, इसी उत्सुकता के कारण उन्होंने झटपट से अपने बेटे का पत्र खोला। सुशांत ने थोड़ा बहुत औपचारिकता वाले शब्दों को लिखने के बाद पत्र लिखने के अपने कारण पर आ गया था, जिसलिए उसने अपनी माँ को पत्र लिखा था। सुशांत ने पत्र में लिखा था कि माँ, आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है और मुझे लगता है कि आगे भी और भी अच्छा हो जाएगा। मैं अपने काम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे एक बड़ा सा ऑफिस खरीदना पड़ेगा। माँ, आप जानती हैं कि किसी भी बड़े शहर में एक छोटी सी दुकान खरीदना भी कितना मुश्किल हो जाता है, जबकि मेरी कमाई अच्छी खासी है, पर मैं इतना भी नहीं बचा पाता हूँ कि एक ऑफिस खरीद लूँ। मुझे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, इसलिए मुझे पैसे का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। इसके लिए एक योजना मेरे दिमाग में आई है कि क्यों ना हम अपना पुश्तैनी घर बेचकर रकम का इंतजाम कर लें। फिलहाल तो आप वहाँ रहती हैं, लेकिन आपके जाने के बाद तो उस घर पर हम दोनों भाइयों का ही अधिकार होगा। वैसे तो आप उसमें जब तक चाहे रह सकती थी, लेकिन मुझे अचानक से ऐसी ज़रूरत आन पड़ी है कि मुझे यह घर बेचना ही पड़ेगा। हम तो वहाँ जाकर रहने वाले नहीं हैं, इसलिए उस घर को बेच देना ही ठीक रहेगा। मैं इस बारे में भाई से भी बात की थी, उन्होंने भी मुझे साफ साफ मना कर दिया है कि वह भी घर वापस नहीं आएंगे। वह तो विदेश में ही अच्छी तरह से सेटल हो गए हैं और उनको हमारी पुश्तैनी संपत्ति में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। उन्होंने अपना हिस्सा भी मेरे ही नाम कर दिया है, इसलिए भैया की तरफ से तो अब कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब बस सब कुछ आपको ही तय करना है। आप अकेली वहाँ रहकर भी क्या करेंगी, इससे बेहतर होगा कि आप हमारे पास ही रहें। ऐसी हालत में आपका वहाँ अकेले रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पिछली बार जब मैं पिताजी की मृत्यु होने पर वहाँ आया था तो मेरी पड़ोस में रहने वाली एक आंटी से बात हुई थी। वह हमारे मकान को खरीदने की काफ़ी इंटरेस्टेड थी। इसके लिए वह अच्छी खासी कीमत भी देने को तैयार है, क्योंकि यह घर आपका नाम क्या हुआ है, इसलिए सारे कागजात पर आपके साइन की ज़रूरत पड़ेगी। मैं अमेरिका में ही सारे कागज तैयार करवा लिए हैं, जिनको मैं इस चिट्ठी के साथ आपके पास भेज रहा हूँ। मैं जहाँ जहाँ पर निशान लगाया है आप वहाँ पर अपने हस्ताक्षर कर दीजिए और फिर इन्हें मुझे वापस भेज दीजिए। और माँ, मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप इस बारे में कोई भी आनाकानी नहीं करेंगी और बिना देरी किए इन पेपर्स पर साइन करके मुझे वापस भेज देंगी। शेष कुशल, आपका बेटा सुशांत। सुशांत का पत्र पढ़कर रीतू को बहुत हैरानी हुई।
कभी रीतु उसके भेजे हुए पत्र को देख रही थी तो कभी उन पेपर्स को देख रही थी जो सुशांत ने अपनी माँ के पास भेजे थे। बिना अपनी माँ का सलाह मशवरा किए बिना उसने इतना बड़ा निर्णय कैसे ले लिया, यही सोच सोचकर वह परेशान हो रही थी। आखिर कैसे सुशांत ने इतना बड़ा कदम उठाया है, वह भी अपनी माँ से पूछे बिना घर को बेचने का। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि क्या यह करना उचित होगा। यह भी बहुत अच्छी बात थी कि वह घर रीतू के नाम पर था, वरना वह तो शायद मकान का सौदा भी होने के बाद अपनी माँ को इस बारे में सूचना देता। सुशांत को कभी भी अपनी माँ की कोई चिंता नहीं हुई। रीतू का अकेलापन उसे काटने को दौड़ता था। लेकिन वर्षों में जाने कितनी बार उसने अपने बेटे सुशांत को और उसकी पत्नी और बच्चों के साथ समय बिताने के लिए जाने कितनी बार मिन्नतें की, लेकिन सुशांत ने कभी भी अपनी माँ को टाइम ही नहीं दिया। ना कभी यही कहा कि माँ तुम यहाँ आ जाओ, और ना ही खुद अपनी माँ के पास आया। पत्र को पढ़ने से पहले अपने बेटे का नाम देखकर उसे जो सुखद एहसास हो रहा था, पत्र को पढ़ने के बाद वह एहसास कहीं गुम ही हो गया था। मन में अब तो कड़वाहट का एहसास हो रहा था और सोचने लगी कि आजकल की पीढ़ी कितनी खुदगर्ज हो गई है, हर जगह अपने फायदे की बात सोचती है। हालांकि टीना भी उनकी ही संतान है, पर सुशांत ने उसकी संपत्ति में उसकी हिस्सेदारी का शायद जानबूझकर अनदेखा कर दिया था। सुशांत का पत्र पढ़ने के बाद उन्होंने जो दूसरा पत्र उठाया तो उस पर टीना के हाथ की लिखावट थी, जिसे वह कैसे भूल सकती थी। टीना से तो उनका पत्राचार चलता ही रहता था। रीतू ने जल्दी जल्दी से उस पत्र को खोला, बड़ी उत्सुकता के साथ कि देखूं तो टीना ने पत्र में क्या लिखा है। रीतू ने बड़ी उत्साह के साथ उस पत्र को खोला। टीना ने लिखा था, पूजनीय माँ, आपको मेरा बारंबार नमस्कार। इस बार मुझे पत्र भेजने में थोड़ी सी देरी हो गई है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। आप जानती हैं अस्पताल की व्यवस्थाओं में इस समय मैं कितनी बिजी चल रही हूँ, जिसमें मुझे समय का पता ही नहीं चलता। मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया था, मैं और अमित दोनों मिलकर एक अस्पताल के पास ही एक अनाथ आश्रम खोलने की योजना बना रहे हैं, जहां पर बेसहारा और अनाथ बच्चों को सहारा मिल सके और उनके अच्छे से देखभाल की जा सके। हमारे नए आश्रम का निर्माण काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है और अगर काम इसी रफ्तार से चलता रहा तो हम अगले महीने इसका उद्घाटन भी कर देंगे। और मैं चाहती हूँ कि इस मौके पर आपका यहाँ होना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको पहले ही खबर करना जरूरी समझा। आप यहाँ आने की तैयारी करके रखना। इस आश्रम का शुभारंभ आपके ही हाथों से होगा, इसलिए आप न आने का बहाना बनाने के बारे में सोचना भी मत। आपको बहाना बनाने की बिल्कुल भी मंजूरी नहीं मिलेगी। माँ, पिछले 30 दिनों में आपने मुझे जो प्यार दिया है, और माँ, पिछले 30 सालों में आपने मुझे जो प्यार और सम्मान दिया है, उसके लिए आजीवन मैं आपकी कर्जदार रहूंगी। आपने मुझे अपना कर मुझ पर जो एहसान किया है, उसके लिए मेरा मन आपके प्रति एहसानमंद रहेगा। मेरी भी जाने कितनी सालों से इच्छा थी कि मैं भी किसी अनाथ को सहारा दे सकूं, जिस तरह से आपने मुझे सहारा दिया है। जिस दिन आपके हाथों से इस आश्रम का शुभारंभ होगा, वह दिन मेरे लिए जीवन का सबसे खास दिन होगा। आपके 68वें जन्मदिन पर अमित और मेरी तरफ से यह एक छोटा सा तोहफा है। अब तो हमें बस आपके यहाँ आने का इंतजार है। आप जल्दी जल्दी अपने आने की तैयारी शुरू कर दीजिए और हमें निराश करने की तो सोचिएगा भी मत। टीना के इस अपने भरे खत ने रीतू को अंदर तक हिला कर रख दिया था और वह भावुक हो गई थी और मन ही मन सोच रही थी कि टीना मुझे कितना मान सम्मान देती है, और दूसरी तरफ उनका अपना बेटा जो कभी अपनी माँ को पूछता तक नहीं है, और अगर उसने आज पत्र लिखा भी तो वह भी अपना हक मांगने के लिए लिखा। पत्र में कहीं भी अपनी माँ की राजी खुशी के बारे में नहीं पूछा। रीतू ने अपने दोनों बेटों की
बहुत अच्छे से परवरिश की और उन्हें इस काबिल बनाया कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। रितु ने अपने दोनों बेटों के लिए क्या कुछ नहीं किया। उन दोनों को अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजा, दोनों को जीवन की हर सुख सुविधा उपलब्ध कराई और उन दोनों ने यह कहकर टाल दिया कि ऐसा करना तो माता पिता का फर्ज होता है, और कभी अपने माता पिता की भावनाओं को कोई अहमियत नहीं दी थी। और दूसरी ओर टीना की चिट्ठी थी जिसमें उसने रितु के प्रति कितने प्रेम और सम्मान के शब्दों से लिखी हुई थी, जिसे पढ़कर किसी का भी दिल भाव विभोर हुए बिना नहीं रह सकता। टीना के पत्र को पढ़कर वह अपने बेटे सुशांत के दुख और दर्द को भी भूल गई थी। पत्र को पढ़ने के बाद रितु अपने बीते दिनों के पन्नों को पलटने लगी। उनके मन में बहुत कुछ चल रहा था। उनके पिछले दिनों में उनके जीवन में जो भी कुछ घटा था, कि कैसे उनके घर में अचानक से टीना का आगमन हुआ। उन दिनों वह अस्पताल में एक चिकित्सक के रूप में काम किया करती थी। उन दिनों रितु कुसुम से मिली। बचपन में रितु और कुसुम एक ही पड़ोस में रहा करती थी और एक दूसरे को अच्छी तरह से जानती थी। कुसुम रितु से उम्र में छोटी थी। रितु की शादी जल्दी होने के कारण वह गुड़गांव में आ गई थी। उसके बाद कुसुम की शादी कहाँ पर हुई उसके बारे में उसे पता नहीं था। एक दिन जाने कितने सालों के बाद अचानक से एक मरीज के रूप में कुसुम उसके सामने आई। एक बार को तो वह उसे पहचान ही नहीं पाई थी। वह सुंदर सुशील नाजुक सी लड़की 10-15 सालों में बिल्कुल बदल चुकी थी। कुसुम को भी शायद उम्मीद नहीं थी कि जो चिकित्सक उसकी जांच कर रही है वह उसे जानती है। थोड़ी देर दोनों एक दूसरे को देखती रही और पहचान न करने की कोशिश करती रही। थोड़ी देर रितु से बात करने के बाद उन्हें सब कुछ याद आ गया। उसे समय कुसुम का 6ठा महीना चल रहा था और उसने बताया कि 4 सालों में उसने 2 बेटियों को जन्म दिया है। 2 बेटियों को जन्म देने के कारण उसकी सास और पति उस पर काफी जुल्म उठा रहे हैं और इस बार तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अगर इस बार भी बेटी हुई तो वह उसको घर से निकाल देंगे। कुसुम की दर्द भरी दास्तां को सुनकर रितु भी सोच में पड़ गई थी। कुसुम बार बार रितु से मिन्नतें कर रही थी कि वह उसका अबॉर्शन करा दे, ताकि अगर उसके गर्भ में एक बार फिर से लड़की हुई तो उसकी सास और पति उसे कतई माफ नहीं करेंगे। उसकी बातें सुन रही रितु हैरत में पड़ गई थी। बिना जांच किए वह कुछ भी नहीं कह सकती थी। उन्होंने कुसुम को अच्छी तरह से जांच करने के बाद उसे सांत्वना दी कि उसका इस समय गर्भपात कराना उसके लिए जान का खतरा हो सकता है। रितु ने कुसुम को समझाने की पूरी कोशिश की। अगर उसके पति और सासू माँ उस पर बेटा पैदा करने के लिए मानसिक रूप से इतना दबाव डाल रहे हैं तो वह लास्ट बार एक और चांस ले। हो सकता है इस बार उनके यहाँ बेटा ही हो जाए। पहले तो कुसुम पर रितु की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा और बार बार वह अबॉर्शन करवाने की जिद कर रही थी, लेकिन जब उन्होंने उसकी बात को मानने से इनकार कर दिया तो और समझाया तो वह समझ गई और उन्होंने उसे यह भी कहा कि अगर बाद में कोई परेशानी वाली बात हो तो वह बेझिझक मेरे पास आ सकती है। रितु ने उसे कुछ दवाई और खाने पीने का ध्यान रखने के लिए कहकर उसे वापस भेज दिया। उसके बाद कुसुम समय समय पर अपना चेकअप करवाने के लिए आती रही। धीरे धीरे रितु को कुसुम के परिवार की जानकारी भी मिलती रही। कुसुम ने बताया कि उसके पति घर में अकेले कमाने वाले हैं। उन पर उनकी मां के अलावा 2 कुंवारी बहनों की भी जिम्मेदारी थी। उसके बाद जब मेरी भी 2 बेटियां हो गई तो मेरी सास और पति परेशान हो गए थे। अपनी सारी नाराजगी वह मेरे ऊपर निकालने लगे थे। यही वजह थी कि जैसे जैसे डिलीवरी का समय नज़दीक आ रहा था, कुसुम के मन में डर और शंकाओं के बादल मंडरा रहे थे। इन्हीं शंकाओं के कारण कुसुम की हालत देखते हुए उसका ऑपरेशन करना पड़ा। उसकी घबराहट बहुत बढ़ गई थी। ऑपरेशन टेबल पर भी कुसुम उनका हाथ पकड़कर बार बार विनती कर रही थी, दीदी अगर ऑपरेशन के दौरान मैं मर जाऊं तो अगर मेरी बेटी पैदा हुई तो आप कृपया मेरे घर वालों को मेरी बच्ची मत देना। मैं नहीं चाहती कि मेरी पहली 2 बेटियों की तरह इसको भी अपमान झेलना पड़े। आपके पास तो ऐसे बहुत से निसंतान दंपत्ति आते होंगे जिनके पास अपने बच्चे नहीं हैं और वह दूसरों के बच्चे गोद लेना चाहते हैं, तो आप कृपया करके ऐसे ही ज़रूरतमंद को मेरी बच्ची सौंप देना।
जहाँ उसके आने का स्वागत किया जाएगा। यह कहते कहते कुसुम रोने लगी। कुसुम की बातों को सुनकर रीतू की आंखों में भी आंसू आ गए। रीतू ने कुसुम को समझाया कि तुम इस समय किसी भी बात का तनाव मत लो। वैसे तो मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, फिर भी मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि अगर तुम्हारी बेटी हुई तो उसकी मैं हर तरह से हिफाजत करूँगी, और जब तक कोई अच्छा सा परिवार नहीं मिल जाता तब तक मैं तुम्हारी बेटी को अपने पास ही रखूँगी। रीतू का आश्वासन मिलने के बाद कुसुम थोड़ी निश्चिंत हो गई थी। उसकी आंखों में आए एहसास मुझे आज भी याद है, जिसे मैं अभी तक भूल नहीं पाई हूँ। वह बोली, दीदी अगर मैं जीवन भर सुकून से जी नहीं पाई हूँ, लेकिन कम से कम सुकून से मैं अब मर तो सकती हूँ। उसके बाद कुसुम ने अपनी आंखें बंद कर ली। ऑपरेशन के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ जाने के कारण उसकी हालत खराब होती चली गई। हर संभव कोशिश करने के बाद भी वह कुसुम को बचा नहीं पाई, लेकिन कुसुम की बेटी सही सलामत पैदा हो गई थी। ऑपरेशन थिएटर से ही दुखी मन से बाहर आई। जैसे ही कुसुम की सास ने कुसुम की खैरियत पूछने के बजाय सबसे पहले प्रश्न यह पूछा कि क्यों डॉक्टर, इस बार तो मेरे पोता हुआ है ना। डॉक्टर ने उन्हें इनकार करते हुए कुसुम की मौत के बारे में और उनकी बेटी पैदा होने की खबर दी, तो वह अपना सिर पीटते हुए बोली, हे भगवान, हमारी तो किस्मत ही फूट गई है। आप मेरे बेटे का क्या होगा? अभी जाने वह अपनी 2-2 बहनें और 3-3 बेटियों को कैसे संभालेगा, कैसे उनका बोझ उठाएगा। और कुसुम को बद्दुआ देते हुए बोली, मनहूस, खुद तो चली गई, लेकिन जाते जाते यह मुसीबत मेरे गले बांध कर चली गई है। अच्छा होता अगर भगवान उसके साथ साथ इसे भी मार देता। कुसुम का पति सब कुछ चुपचाप खड़े सुन रहा था। उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वह अपनी माँ की कड़वी बातों को रोक पाए। उसके चेहरे के हाव भाव से यह साफ साफ नजर आ रहा था कि वह भी अपनी माँ की बातों से पूरी तरह सहमत है, और उसे अपनी पत्नी की मौत का भी कोई खास दुख नहीं था। उन लोगों के रवैये को देखकर रीतू अच्छी तरह समझ गई थी कि कुसुम ने जो भी कहा था वह सच ही कहा था, कि उसकी सास और उसके पति कितने निर्दयी हैं। ऐसे लोगों को उस बेटी को सौंप देना ठीक नहीं होगा, लेकिन इन सब के लिए उसे उसके पति से इजाज़त लेनी थी। रीतू के कहने पर उन्हें तो जैसे उनके मुंह में मुंह मांगी मन्नत ही पूरी हो गई हो। कुसुम का पति अपनी माँ से सलाह मशवरा करने के बाद बोला, अगर कुसुम की आखिरी इच्छा यही थी कि उसकी बेटी को किसी निसंतान दंपत्ति को दे दिया जाए तो फिर ठीक है, इस बात से उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। मैं उसकी इच्छा का अनादर बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मैं तो इसी बात से संतोष कर लूँगा कि कुसुम के साथ ही मेरी बच्ची भी इस दुनिया से चली गई है। मैं तो वैसे भी 2 बेटियों का बोझ उठाते उठाते परेशान हो गया हूँ, एक और बेटी का बोझ नहीं उठा पाऊंगा। इसे तो अच्छा होगा कि इसे किसी दूसरे परिवार के हाथों में ही सौंप दिया जाए, जिससे कम से कम उसका भविष्य तो अच्छा हो जाएगा। हालांकि जानबूझकर अपनी संतान को त्यागने का फैसला उनका गलत जरूर था, लेकिन उनके घर की हालातों को जानने के बाद शायद कुछ हद तक सही भी था। उस बच्ची की कुसुम के परिवार से सारी औपचारिकता खत्म करने के बाद कानूनी तौर पर उस बच्ची को रीतू को ही सौंप दी। कुसुम की बेटी बहुत ही सुंदर और प्यारी थी, लेकिन पूरा पोषण न मिलने के कारण थोड़ी कमजोर थी। कुछ समय ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद वह थोड़ा ठीक लगने लगी थी। घर आने के बाद रीतू का मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। बार बार उसे कुसुम और उसकी बेटी की याद आ रही थी। उस नवजात शिशु की छवि उसकी आंखों में घूम रही थी और यही सोच रही थी कि जब तक उसे बच्ची को किसी अच्छे से परिवार के हाथों में ना सौंप दिया जाए तब तक वह निश्चिंत नहीं हो सकती। रीतू को सच में सोच में डूबे हुए देखकर उनके पति रीतू से पूछने लगे, रीतू क्या कोई परेशानी वाली बात है? कब से देख रहा हूँ तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इतना कहकर रीतू ने बात को टाल दिया। दूसरे दिन जब रीतू हॉस्पिटल गई तो खुद ब खुद उसके कदम उस बच्ची की तरफ बढ़ गए। रीतू ने देखा कि सभी नर्स बच्ची के इर्द गिर्द इकट्ठी हो गई थी और सभी कह रही थी कि यह बच्ची कितनी प्यारी है, इससे तो उसकी नज़र ही नहीं हट रही है।
इस बच्चे को तो कोई भी गोद ले लेगा। जैसे ही उन्होंने उसे यह बात बोली तो रीतू का दिल उमड़ पड़ा और झट से उस बच्ची को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। बच्ची को भी जैसे उसकी गोद में जाकर माँ के स्पर्श का अनुभव हुआ। रीतू की गोद में जाते ही वह बच्ची एकदम से चुप हो गई थी। बस उसी समय रीतू ने फैसला ले लिया था कि मैं उसे बच्ची को किसी और को नहीं दूंगी, बल्कि खुद ही उसका पालन पोषण करेगी। अब से रीतू 2 बेटों के साथ साथ एक बेटी की भी माँ बन गई थी। इस एहसास से रीतू को काफ़ी सुकून मिल रहा था। जब उनके यहाँ पहले बेटा पैदा हुआ था तो रीतू ने भगवान से काफ़ी मन्नतें मांगी थी कि अगली बार उनके घर में एक बेटी का जन्म हो, लेकिन उनकी यह कामना पूरी नहीं हो पाई थी। लेकिन आज अचानक से भगवान ने उनकी इस कामना को पूरा कर लिया है और इस तरह से टीना उनकी ज़िंदगी में आ गई थी। टीना को अपनाने के फैसले से पहले तो उनके पति भी सहमत नहीं थे। उन्होंने रीतू को काफ़ी समझाया कि उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे इस फैसले से वे दोनों सहमत होंगे। इतने सालों के बाद हमारे प्यार और दुलार को किसी तीसरे बच्चे के साथ आसानी से शेयर नहीं कर पाएंगे और मुझे भी यह कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और इस उम्र में इस नवजात बच्ची की देखभाल हम ठीक से कैसे कर पाएंगे, और तुम्हें तो वैसे भी अपनी जिम्मेदारियों से समय ही नहीं मिलता है। ऐसे में इस बच्ची की देखभाल कैसे हो पाएगी। मुझे तो तुम्हारा यह फैसला समझदारी भरा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। लेकिन जब उन्होंने अपने पति से कुसुम की आखिरी इच्छा के बारे में बताया तो रीतू के पति को उसके आगे झुकना ही पड़ा। अपने पति को तो उन्होंने किसी तरह मना लिया था, लेकिन यह सोच रही थी कि अब अपने बच्चों को कैसे मनाएंगे। इसी दुविधा में दोनों बेचैन हो रहे थे। उनके दोनों बच्चे बाहर घूमने के लिए गए हुए थे और वह दोनों अपने बच्चों के लौटने का इंतजार करने लगे। जब दोनों बेटे घर आए तो टीना को देखकर शुरू में तो काफ़ी खुश हुए। वह उसके साथ खेलते और उसे बोतल से दूध पिलाते और उसे देखकर काफ़ी खुश होते थे। उसके गंदे कपड़े बदलने में भी काफ़ी मज़ा आता था, लेकिन समय के साथ साथ टीना से चिढ़ने लगे थे। पर इस बच्ची के आने से रीतू को जीने का एक नया मकसद मिल गया था। हालांकि शुरू में उन्हें काफ़ी मुश्किलें हुई। शुरू में हॉस्पिटल जाने के बाद एक अच्छी सी आया को उसकी देखभाल के लिए रख लिया था। अपने बच्चों को बड़ा करने के बाद छोटे बच्चों को पालने की आदत छूट गई थी। फिर रात भर जागकर बच्चों की देखभाल करना शुरू हो गया था। इसलिए कभी कभी उनके पति और बेटे इस बात से झुंझला जाते थे। लेकिन धीरे धीरे रीतू को इन जिम्मेदारियों की भी आदत पड़ गई थी। इसी बीच टीना भी बड़ी हो रही थी। वह अपने दोनों भाइयों से अपनेपन की उम्मीद करती थी जो वह उन्हें देती थी। टीना को उन्होंने एक अच्छे से स्कूल में डाल दिया। बचपन से ही टीना पढ़ने में बहुत होशियार थी। उनकी बहुत इच्छा थी कि उनके दोनों बेटों में से कोई एक तो उनकी तरह डॉक्टर बने, लेकिन सुशांत ने अपने हिसाब से ही अपनी पढ़ाई की और दूसरे बेटे ने भी बिजनेसमैन बनने के बारे में ही सोचा। टीना के आने के बाद से उनके दोनों बेटों की परवरिश में कोई कमी न रह पाए, इसका वह पूरा ख्याल रखती थी और सोचती थी कि समय के साथ साथ उनके दोनों बेटे रिश्तों का मूल्य भी समझ जाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उनके बड़े बेटे को एक अच्छी सी कंपनी में जॉब मिल गई और थोड़े समय माँ के रहने के बाद वह वहाँ फौरन चला गया। एक बार विदेश जाने के बाद वह वहीं का होकर रह गया। वहीं पर उसने अपनी पसंद की लड़की से शादी भी कर ली। शादी करने के बाद उसने अपनी शादी की फ़ोटो भेजकर अपना फैसला सुना दिया। उनका छोटा बेटा भी अमेरिका में अपना एक काम करने लगा। उसने एक छोटी सी फैक्ट्री लगा ली और उसने भी अपने बड़े भाई की तरह ही अपनी ही पसंद की लड़की से शादी कर ली और वहीं पर रहने का फैसला भी कर लिया। टीना ने मेडिकल में एडमिशन लेकर रीतू की इच्छा को पूरा करने का फैसला लिया। उन्हीं दिनों अचानक से रीतू के पति को एक गंभीर बीमारी होने के कारण अस्पताल ले जाना पड़ा। दोनों बेटों को उनके बारे में सूचना दे दी गई। बड़े बेटे ने तो किसी काम में बिजी होने की सूचना देकर आने से मना कर दिया, लेकिन छोटा बेटा ऑपरेशन होने के समय तक जरूर आ गया था और वह भी 2-3 दिन होने के बाद जरूरी काम का बहाना बनाकर चला गया था।
उन दिनों टीना ने जी जान लगाकर उनकी सेवा की। डॉक्टर को बुलाने से लेकर दवाइयों का इंतजाम करने तक सभी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाया। वह काफ़ी दिनों तक अस्पताल में एडमिट रहे, लेकिन काफ़ी इलाज करने के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। टीना की इतनी सेवा ने रितु के पति का दिल जीत लिया था। उन्होंने अपने अंतिम समय में रितु का हाथ थामते हुए कहा, रितु, टीना ने मेरी जो सेवा की है वह तो मेरे सगे बेटों ने भी नहीं की है। मेरे बड़े बेटे के लिए तो अपने मरते हुए पिता से ज़्यादा जरूरी उसका काम था। और रहा छोटा बेटा सुशांत, वह भी मात्र औपचारिकता निभाकर चला गया। कभी कभी तो मुझे यह सोचकर बहुत घबराहट होती है कि अगर टीना हमारे पास ना होती तो हमारी क्या हालत होती। अब जाते जाते कम से कम मैं एक बात से तो निश्चिंत हूँ कि मेरे जाने के बाद हमारे बेटों के पास तो हमारे लिए समय नहीं है, लेकिन हमारी बेटी टीना हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ रही है और रहेगी। वास्तव में टीना को अपनाने का फैसला तुम्हारा एकदम सही था। रितु के पति की बातें सुनकर पास खड़ी हुई टीना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसे इस बात का संतोष था कि कम से कम उसके पिताजी ने उसे अपना लिया है। रितु के पति के चले जाने के बाद उनके जीवन में बहुत सूनापन हो गया था। पति के जाने का दुख और शारीरिक थकावट के कारण वह अंदर तक टूट गई थी। इसलिए उन्होंने अस्पताल से भी छुट्टी ले ली थी और अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में उन्होंने समाज सेवा करने का फैसला लिया। टीना अपनी मां का बराबर ख्याल रखती थी। टीना के डॉक्टर बनते ही उन्होंने उसकी शादी अपनी ही फ्रेंड के एक डॉक्टर बेटे से करवा दी थी। अमित से शादी करके वह कानपुर चली गई थी। टीना की शादी में उसने दोनों बेटों को बुलावा भेजा, लेकिन दोनों ने आने से मना कर दिया, क्योंकि वह कभी उसे अपनी सगी बहन मानते ही नहीं थे। इसलिए उनका शादी में शामिल न होना उन्हें कोई हैरानी वाली बात नहीं लगी थी। टीना को जब भी समय मिलता वह रितु से मिलने आ जाया करती थी। बस जीवन इसी तरह अपनी गति से चल रहा था। अचानक इस पत्र के मिलने से उनके जीवन में फिर से उथल पुथल मच गई थी, जिसे पढ़कर वह बेचैन हो गई थी। पत्र तो दोनों बच्चों ने लिखा था, लेकिन पत्र को लिखने का मकसद दोनों का अलग अलग था। मैं सोच रही थी कि रिश्तों के भी कितने रूप होते हैं। जिन बच्चों को उन्होंने जन्म दिया है उनसे तो उनका खून का रिश्ता है, लेकिन फिर भी वह अपनी माँ से कोई वास्ता तक नहीं रखते हैं। जबकि टीना से तो उसका खून का रिश्ता भी नहीं है और वह सबसे ज़्यादा उनका मान सम्मान करती है। रितु के प्रति उसके प्रेम और श्रद्धा सम्मानजनक है। यह बात उनके दिल को छू गई थी। लोग कहते हैं कि खून का रिश्ता ही सब कुछ होता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी को देखने के बाद मुझे तो ऐसा लगा है कि माँ के रिश्ते से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता है। जो रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं वही सच्चे मायने में अच्छे रिश्ते होते हैं, चाहे वह रिश्ते खून के हों या फिर हमारे खुद के बनाए हुए हों। रितु ने एक बार फिर से पास में रखे हुए उनके पत्र पर नज़र डाली और उन्हें फाड़कर अपने पास में रखी हुई डस्टबिन में फेंक दिए। फिर अपने वकील को फ़ोन किया कि मुझे यह मकान अपनी बेटी टीना के नाम करवाना है। वकील साहब को फ़ोन करने के बाद रितु एक राहत भरी सांस ले रही थी। अपनी सारी प्रॉपर्टी को अपने दोनों बेटों को न देकर अपनी बेटी टीना को देना उन्होंने ज़्यादा ज़रूरी समझा। टीना जैसी बेटी उनके लिए एक सौभाग्य की बात थी। रितु ने अपनी बेटी के निमंत्रण पर कानपुर में जाकर उसके हॉस्पिटल के पास में ही अनाथ आश्रम का उद्घाटन किया। टीना ने अपनी मां के हाथों से ही रिबन कटवाया। रितु ने वहां उपस्थित सभी लोगों के सामने रितु जी के बारे में सभी को बताया और उनके नेक दिल और बड़प्पन के बारे में भी सभी को बताकर उनका बहुत आदर सम्मान किया। टीना का यह रूप देखकर रितु अंदर ही अंदर गदगद हो रही थी और टीना को गोद लेने का उनका जो निर्णय था वह कितना सही था, इस बात को सोचकर मन ही मन काफ़ी खुश हो रही थी। ऐसी बेटी समाज में एक मिसाल है। तो दोस्तों, इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।